नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आगाज हो गया है। भारत के सबसे बड़े ड्रोन शो का होगा आयोजन। लखनऊ के रेजिडेंसी में चल रहा है कार्यक्रम। तो यूपी पर्यटन विभाग की ओर से किया गया आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी मौजूद हैं। तो ड्रोन शो दिखाने के लिए रोम से मंगाए गए हैं 500 ड्रोन। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और सीधे हम आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर यह पूरा कार्यक्रम चल रहा है। सीधे ले चलते लखनऊ। तो लखनऊ से हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। आजादी अमृत महोत्सव का आगाज हो चुका है। हम आपको लाइव तस्वीर भी दिखा रहे हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और संबोधित कर रहे हैं। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ के रेजिडेंसी में यह कार्यक्रम चल रहा है और सबसे बड़ा ये ड्रोन कार्यक्रम है, जहां पर 500 ड्रोन कैमरे मंगाए गए हैं। यूपी पर्यटन विभाग की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी मौजूद हैं और इसके साथ ही बीजेपी के बड़े लोग और ड्रोन शो दिखाने का ये कार्यक्रम चल रहा है। ये जानकारी सामने आ रही है कि रूस से 500 कैमरे मंगाए गए। अनूप सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। अनूप सिंह, कार्यक्रम चलने लगा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है और कैसे कार्यक्रम का आगाज हुआ है? कौन कौन से लोग मौजूद हैं? देखिए, अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी पहुंची हुई हैं। तमाम अधिकारीगण है, नीलकंठ तिवारी जो पर्यटन मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो एक वो आजादी अमृत महोत्सव का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि 500 ड्रोन कैमरे रूस से मंगवाए गए हैं, जिनका आज करतल यहाँ पर पूरे जो धरती है, शहीदों की धरती मानी जाती है रेड एजेंसी, वो याद दिलाती है 1857 की जिस समय यहाँ पर क्रांति देश को आजाद कराने से यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक आजादी का अमृत महोत्सव लंबा कार्यक्रम चला रहा, उसी के तहत आज ये कार्यक्रम है। जिस समय अभी थोड़ी देर बाद जो ड्रोन कैमरे हैं 500 जो स्पेशल मंगवाए गए हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो इंजीनियर हैं, वो रूस से यहाँ पर डेरा जमा चुके कल शाम पहुंच गए थे। तो आज अभी थोड़ी देर में पूरे रेड एजेंसी का ये भारत का सबसे बड़ा शो माना जा रहा है। इसको देखने बिल्कुल अनूप, आपको रोकना चाहूंगा, हम आपको दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ भी संबोधित कर रहे हैं। सीधे योगी आदित्यनाथ जो कि जन संबोधित कर रहे हैं, उनके पास ले चलते हैं। गैस का चूल्हा होना चाहिए, हर खेत को पानी और हर नौजवान के हाथ को रोजगार मिलना ही चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर के जब भारत चलता है, न केवल भारत की आत्मा, भारत के राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित होकर के कार्य करने की एक नई प्रेरणा एक नया भारत दे रहा है, बल्कि सुशासन और विकास के लक्ष्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पनाओं को साकार करते हुए, कौन कहता था, कोई सोचता था कि कश्मीर से धारा 370 हटवाएगी? लोगों ने इसको नियति मान लिया था, लेकिन नहीं। अगर ये संकल्प हमारे किसी पूर्वज ने लिया है, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, तो वह नहीं ही चलेंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त भी किया। कौन कहता था? लोगों ने नियति मान ली थी। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कभी नहीं हो सकता, लोग मानते थे, इसको नियति मान लिया था। लेकिन अयोध्या में अब भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य का भी शुभारंभ हो गया है। काशी में भगवान विश्वनाथ के भव्य धाम को राष्ट्र को प्रधानमंत्री जी ने समर्पित कर दिया है। हम एक और शिव की पूजा करेंगे तो दूसरी तरफ श्रमिक को सम्मान भी देंगे। प्रधानमंत्री जी ने उस दिन काशी में यही तो किया था ना। और यही नया भारत है। इस नए भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ने का एक संकल्प आजादी के अमृत महोत्सव हम सबको प्रदान कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी का इस आयोजन में भागीदार बनने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। और संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अंदर
उत्तर प्रदेश की इस क्षमता को पहचानने और भारत की इस आत्मा को भारत सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश और दुनिया के सामने रखने का जो अभिनव कार्य विगत 7 वर्षों के अंदर प्रारंभ किया है और वास्तविक रूप से आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर देश का हृदय स्थल के रूप में। तो लखनऊ से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे थे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज किया है और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी के कई जिलों के दौरे पर रहे हैं। जिलों में कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज जौनपुर के मसली शहर पहुंचे। फौजदार इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा समेत पूरे विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वंशवाद और परिवारवाद करने वालों ने यूपी को बदहाल कर दिया है, लेकिन समस्या का जो समाधान करे वही सरकार है। परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर जिन लोगों ने नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया वे विकास नहीं करा सकते थे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य मिर्जापुर पहुंचे, जहां पर सभी लोग 3037 करोड़ की लागत से बने 4 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से 184 करोड़ की लागत की 95 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सरकारों की सोच संकुचित थी, छोटी थी, इसलिए परिवार तक सीमित थे और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही परिवार है और इसलिए भारत सरकार के स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज लागू किए जा रहे हैं, उसका परिणाम है कि भारत की दुनिया के अंदर एक नया सम्मान बढ़ा है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है। धनवान प्रदेश है पर जनता गरीब है। ये मेरे बात कभी समझ में नहीं आती कि राज्य अगर धनवान है तो जनता गरीब क्यों है। और इसी को आपको सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने राज किया, जिस वंशवाद की बात प्रधानमंत्री योगी जी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा होगा, एमपी के पेट से एमपी पैदा होगा, एमएलए के पेट से एमएलए पैदा होगा और बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे। तो मैं मजाक में कहता था कि चुनाव चिन्ह घंटा लेकर बजाते रहे। और इस वंशवाद को, इस परिवारवाद को समाप्त करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी। देश के साथ ही मिर्जापुर में कोई सोचता नहीं था, अनुप्रिया जी ने इतना परेशान किया, जबरदस्ती वाली जमीन दे दी सरकार और मेडिकल कॉलेज आप कर करके खड़ा हो गया। ये होती है विकास की सोच। विकास की सोच, जनता को सुविधा मिले, अधिकाधिक सुविधा मिले। और भाइयों बहनों, इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। आज नौजवान को नौकरी मिल रही है। पहले नौकरी एक परिवार के हाथों गिरवी रख दी जाती थी, नौकरी निकलती थी और महाभारत के सभी रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। आज तो ऐसा नहीं है। आज तो नौकरी लगेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवान की लगेगी और उत्तर प्रदेश के नौजवान के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। मिर्जापुर का है तो नाम नहीं कटेगा, हर नौजवान को मौका मिलेगा। इस देश की तस्वीर बदल रही है, ये देश अब बदल रहा है। आज ही मैंने कहा पहले कार्यक्रम में कि उत्तर प्रदेश में हम ऐसा काम करेंगे कि आप मोदी जी को साथ दो, योगी जी को साथ दो, हमारी सरकार को चुनकर लाओ, डबल इंजन लगाओ। मैं आने वाले 5 साल में आपको और 5 लाख करोड़ रुपए के काम उत्तर प्रदेश में कर सकूंगा।
यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा राज्य में चुनावी हलचल तेज हो गई। तमाम दलों के नेता अभी से अपने अपने तारीफ के वोटरों को रुझाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल यानी कि मंगलवार को प्रयागराज जाने का कार्यक्रम है और बताया भी जा रहा कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। तो 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक लगातार प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और दूसरे में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था। और इसके साथ ही हम आपको जेएफएक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री का मोदी का दौरा इतना खास क्यों है और दौरे में क्या कुछ रहेगा, कितने बजे उनके क्या कुछ कार्यक्रम होंगे। तो दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी। उससे पहले सारे कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम को भव्य बनाया गया है, जहां पर 2 लाख से ऊपर महिलाएं उनके संबोधन को सुनेगी, इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। उन्नाव रेप कांड के बाद कुख्यात पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रायबरेली रोड एक्सीडेंट मामले में निर्दोष साबित हो गए हैं। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने पूर्व विधायक को इस मामले में बरी कर दिया। बता दें कि 2019 में दुष्कर्म पीड़िता अपनी चाची, मौसी और वकील के साथ रायबरेली जेल में बंद चाचा से मिलने जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चाची और मौसी की मौत हो गई, जबकि वकील गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं यह भी बता दें कि अगस्त में मामले की सुनवाई के दौरान 30 हजारी कोर्ट ने कहा था कि ये शिकायतकर्ता की आपत्तियां एक रोमांचकारी कहानी लगती है, ये अनुमान पर आधारित है। सीबीआई की जांच की निष्ठा, सटीकता और ईमानदारी पर संदेह का कोई कारण नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। कहने में कोई संकोच नहीं है कि सीबीआई के आरोप पत्र में निकाले गए निष्कर्ष के तहत आरोपियों पर कोई मामला नहीं बनता है। बुलंदशहर के खुर्जा तहसील में मनचलों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। दरअसल ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही नाबालिग छात्रा से मनचलों ने भरे रास्ते में भद्दे भद्दे कमेंट और छेड़छाड़ी की, लेकिन जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो मनचले नाबालिग छात्रा के साथ सड़क पर ही मारपीट को उतारू हो गए। परिजनों की माने तो पीछे से आ रहे नाबालिग छात्रा के भाई और उसके साथी ने जब इसका विरोध किया तो दबंग मनचलों ने कहा सुनी हो गई और इसके बाद दबंग अपने साथियों के साथ छात्रा के ही घर जा पहुंचे और छात्रा को परेशान करने के साथ गाली गलौज भी करने लगे और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि मारपीट भी की। वहीं मारपीट में 4 लोग घायल हो गए और घायल अवस्था में ही कोतवाली पहुंचे और दबंगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेजा और सभी घायलों का मेडिकल कराया। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। रायबरेली के सलोन पुलिस ने एक अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र और उपकरणों को बरामद किया है। सलोन में बंद पड़ी वेस्पा फैक्ट्री के पास जंगल में चल रही अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री से एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित शस्त्र बनाने वाले उपकरणों को बरामद किया गया। पकड़े गए युवक ने बताया कि वो लंबे समय से अवैध असलहों की मरम्मत कर बेच रहा था और अपना घर चलाने के लिए इन असलहों को जरूरतमंदों को 2000 से लेकर 3000 रुपए में बेचा करता था। पुलिस अधीक्षक रायबरेली के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्रवाई के अंतर्गत दिनांक 19 दिसंबर 2021 को थाना सलोन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त संजू कोरी सनोप किशन कोरी निवासी डबल फाटक कोतवाली नगर रायबरेली को अवैध शस्त्र बनाते हुए भारी मात्रा में अवैध शस्त्र तथा बनाने के उपकरण सहित बंद पड़ी वेस्पा फैक्ट्री के पास के जंगल से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध थाना सलोन पर मुकदमा अपराध संख्या 496/21 धारा 3/5/25 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर पहाड़ों की रानी मसूरी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें यमुना मसूरी पेयजल योजना का शिलान्यास, मसूरी टाउन हॉल का लोकार्पण, किंकरेंग स्थित पार्किंग का लोकार्पण के साथ शिफन कोड के बेघर लोगों के लिए भवन मुहैया कराने की भूमि का पूजन किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसूरी की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके अलावा 144 करोड़ से ऊपर के पुनर्गठन पेयजल योजना का शिलान्यास और 18 करोड़ से ऊपर की लागत से बने टाउन हॉल और मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण किया।
इस अवसर पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टाउन हॉल में आयोजित सभा को संबोधित किया है। हमारा सदाबहार एक पर्यटक स्थल है, यहाँ पर सभी सुविधाएं हों इसके लिए यहाँ पर आज पार्किंग का लोकार्पण हुआ है। मल्टीपर्पज जो पार्किंग बनी है, साथ में पंपिंग योजना का भी जो है यहाँ पर आज लोकार्पण हुआ है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो यहाँ पर पिछले दिनों से जो प्रस्तावित थी, जिनका शिलान्यास हुआ है, उन सभी का लोकार्पण हो रहा है। और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि जितने भी हमने शिलान्यास किए हम सभी का लोकार्पण करेंगे और जो योजनाएं हमने शुरू की हैं उन योजनाओं को पूरा करेंगे। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में हो रहे खनन को लेकर सरकार पर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा कि पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार ने प्रदेश में लगातार खनन किया है। सरकार आज खनन माफियाओं को संरक्षण दे रही है। प्रदेश में आज सरकार को खनन माफिया चला रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अखबार का हवाला दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वन मंत्री हरक सिंह रावत के गृह क्षेत्र कोटद्वार में खनन हो रहा है। इस बात को हरक सिंह ने भी माना है और अब उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। सुनिए क्या कहना है। कोटद्वार वन प्रभाग से निकलने वाली नदियों में खनन हो रहा है, जो अपने आप में एक गंभीर आरोप है कि वन मंत्री होते हुए उन वन प्रभागों से जहां उनकी खुद की विधानसभा है, वहां से जो नदियां निकल रही है उनमें अवैध खनन हो रहा है। और मंत्री जी को अंतिम समय में याद आ रहा है कि अब जब कोटद्वार से टिकट मिलेगी तो जनता मुझे रास्ता बता देगी, इसलिए अपनी छवि का उनको ध्यान अब आ रहा है। तो इसमें सारे लोग लिप्त हैं, इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए और एक खनन प्रेमी सरकार की पूरी पोल जनता के सामने आनी चाहिए। उत्तराखंड में बर्फीले क्षेत्रों के पर्यटन स्थल भले ही अभी खाली हों, लेकिन नए साल से पहले ही विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों ने डेरा डाल दिया है। रामनगर में नए साल और क्रिसमस को लेकर कॉर्बेट के सभी जोन फुल हो चुके हैं। साथ ही कॉर्बेट के आसपास के रिसोर्ट भी लगभग पैक हो चुके हैं, जिससे पर्यटन कारोबारियों में खुशी की लहर दिखाई दी। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वन्य जीवों का दीदार करने के लिए पर्यटकों में खासा क्रेज देखा जाता है। कॉर्बेट पार्क के जंगलों की जैव विविधता को देखने के लिए देश और विदेश से यहाँ घूमने के लिए नागरिक आते हैं। हम लोग क्रिसमस और न्यू ईयर पे हर साल अच्छा ही प्रोग्राम्स करते हैं। इस बार इंटरेस्ट लेवल अच्छा है। क्रिसमस नॉर्मली इतना बिजी नहीं होता, लेकिन इस साल क्रिसमस तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। न्यू ईयर भी सारे क्वेरीज अभी तक डन हो गए हैं, जहां तक लग रहा है। मतलब मैं केवल अपने रिजॉर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। गत कुछ समय से जो है हमारे पर्यटन व्यवसाय पर जो है कोविड का बहुत बुरा असर पड़ा था, और खास तौर से जो पर्यटन के जो पीक सीजन होता है, वो चाहे क्रिसमस न्यू ईयर हो या फिर गर्मियों की छुट्टियां हो, तो उस समय कोविड की वजह से पर्यटन गतिविधियां ठप हो गई थी। लेकिन इस वर्ष यह अच्छा है कि टीकाकरण के बाद लगभग ये जो नव वर्ष का सीजन है ये पूरी तरह से पैक चल रहा है। इससे सभी पर्यटन कारोबारी और इससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो सब अपने रोजगार को लेकर खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे सीजन और इसी तरीके से जाएगा। उत्तरकाशी के डुंडा प्रखंड में क्षतिग्रस्त किए गए घरों के मालिकों का आमरण अनशन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि चारधाम सड़क परियोजना ऑल वेदर रोड में यमुनोत्री हाईवे NH 134 पर मदन लाल सहित अन्य 10 भवन स्वामियों के मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनका प्रतिकर बनाए जाने के बावजूद भी अभी तक क्षतिग्रस्त हुए घरों का मुआवजा भवन प्रभावितों को नहीं दिया गया। बार बार संबंधित विभागों के चक्कर लगाने से परेशान हुए प्रभावितों ने ब्रह्माखाल में आमरण अनशन पर बैठने का फैसला लिया। हालांकि अभी तक विभाग ने मुआवजा वितरित करने की कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं डॉक्टर्स के मुताबिक मदन लाल के स्वास्थ्य में काफी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। निचले जिलों में कोहरे से वन जीवन प्रभावित होने वाले दिनों में भी ठंड के आसार जताए जा रहे हैं और बताया गया है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, जिसकी वजह से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। उत्तराखंड के स्कूलों में मनमाफिक फीस ले जाने और अभिभावकों के शोषण की लंबी चौड़ी शिकायतों के बाद अब सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है।
राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि अब विद्यालयों में स्कूल फीस के मामले हो या अभिभावकों के शोषण के मामले या फिर विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के वेतन के मसले हो, इन सभी में सख्त कदम उठाते हुए न्याय मिल सके, इसके लिए सरकार ने विद्यालय नियामक प्राधिकरण का गठन किया है। मीडिया को जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के तहत विद्यालय नियामक प्राधिकरण शिक्षा के स्तर में सुधार लाने, साथ में अभिभावकों और शिक्षकों के शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी रूप से काम कर सकेगा। यही नहीं, अरविंद पांडे ने कहा कि ये प्राधिकरण फीस एक्ट से 4 गुना ज्यादा मजबूत होगा, जिसमें कि चौतरफा लगाम भी लग सकेगी और उत्तराखंड में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, शिक्षा के स्वरूप को बदलने के लिए विद्यालय नियामक प्राधिकरण मील का पत्थर साबित होगा। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी।